हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम स्वागत करता हूँ आज का। स्वागत करता हूँ आपका वीवीएन कॉमर्स एकेडमी पे। बेटा, हमने कल एमसीक्यू क्लास स्टार्ट की थी और ये पार्ट 2 है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस पर। ये सभी प्रकार के पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एचटेट हो, टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, या एनवीएस केवीएस एग्जाम हो, या ईएमआरएस का एग्जाम हो, कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उनके लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ +1 क्लास के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमने लास्ट टाइम आपको 30 क्वेश्चन कराए थे और 30th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। होप सो कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये बेसिकली क्या थी, हमारी सर्विसेज थी और इनको हमें मैच करना था। देखिए, फैसिलिटेट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में या गुड्स को भेजने में, तो क्या हमारा ट्रांसपोर्टेशन है। पॉइंट नंबर थर्ड हमारा जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो कौन दूर करता है? बैंकिंग दूर करता है। ऑप्शन 1 आ जाएगा। कवर्स वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस रिस्क। ये हमारा इंश्योरेंस कवर करता है इसमें। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड में सेकंड। एंड क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी बाय वे ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। तो वेयर हाउसिंग हमारा जो है हेल्प करता है। एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर्स, दैट इज एडवर्टाइजिंग। ये हमारी हेल्प करती है। तो हमारा ए का थर्ड, 1 2 3 में है तो पहला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। बी का फर्स्ट, सी में नहीं है, इसको काट दो। बी का फर्स्ट 2 में है। आगे चलिए। सी का सेकंड, सी का सेकंड देखिए लास्ट वाले में है, तो ये बी ऑप्शन भी कट जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आज हम अपनी क्लास में असर्शन रीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में बखूबी पूछे भी जाते हैं और जनरली गलत होने की संभावना रहती है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली असर्शन रीजन को करना कैसे है। देखिए, मैं असर्शन रीजन को करने से पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि भाई असर्शन रीजन के क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। सबसे पहले आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। हमारे यहाँ आपको मिलेगा ए असर्शन और दूसरा आपको रीजन आर। तो आपको सबसे पहले इंडिपेंडेंटली दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करना है वेदर दे आर ट्रू और नो। कि भाई पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम यही मानते हैं कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये कैसे पता लगता है? देखिए, अगर दोनों स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों डिपेंडेंट स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है? डिपेंडेंट स्टेटमेंट है और दोनों के दोनों ट्रू है, तो असर्शन एंड रीजन बोथ विल बी करेक्ट एंड आर विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, अलग अलग स्टेटमेंट है, असर्शन में कोई बात की गई है, रीजन में कुछ और बात कही गई है, तो उस कंडीशन के अंदर दोनों ट्रू हो सकती हैं लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। या फिर हो सकता है ए ट्रू हो, आर गलत हो जाए, या फिर हो सकता है आर ट्रू हो और ए गलत हो जाए। तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं कि वे दोनों ट्रू हो सकती हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो। कि ए ट्रू हो, आर गलत हो, आर क्या हो? फॉल्स हो। ठीक है। या फिर ए फॉल्स हो और आर ट्रू हो। तो कुल मिलाकर 4 ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक दोनों सही है, एक दोनों गलत है, एक सही है, एक गलत है, एक गलत है, एक सही है। तो इसी में से हमें ये ऑप्शन आइडेंटिफाइड करने हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे जो असर्शन रीजन पर बेसिकली बेस्ड है। ठीक है, असर्शन रीजन पर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द करेक्ट अल्टरनेटिव। कहता है बिजनेस इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है और इसमें बिजनेस के बारे में बातें की गई है। रीजन देखिए, रीजन में क्या कहता है? बिजनेस इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन
एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द पीपल। हमने पढ़ा था कि बिजनेस बेसिकली क्या होता है। बिजनेस में हम लोग बेसिकली क्या शामिल करते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री में हमारा शामिल होता है क्या, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ठीक है, ये हम इसमें शामिल करके चलते हैं। तो ये कहता है कि बात किससे हुई है, पहले पॉइंट में बिजनेस की और दूसरे पॉइंट में भी बिजनेस की। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, बट पढ़ लेते हैं। इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द पीपल। बिल्कुल ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये लाइन इसको डिफाइन करती है। ये भी क्या है, ट्रू है, और दोनों डिपेंडेंट है। और दोनों डिपेंडेंट है तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। क्लियर, ये जो है इसकी क्या होगी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है स्टेटमेंट वन। अब स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू में दिया गया है, तो यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तो बात रहेगी नहीं, बस हमें ये चेक करना है कि दोनों डिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है, या इंडिपेंडेंटली दोनों ट्रू है। स्टेटमेंट वन कहता है बिजनेस स्टार्ट्स विद प्रोडक्शन एंड एंड विद कंजम्पशन। प्रोडक्शन के बिजनेस किससे स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है और कंजम्पशन से खत्म होता है। तो बिल्कुल सही बात है, हम प्रोडक्शन करते हैं और फिर उसको लास्ट में कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड है बिजनेस इंक्लूड्स इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो बिजनेस है उसमें क्या आता है, कॉमर्स प्लस इंडस्ट्री, और कॉमर्स में क्या आता है, ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये भी ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो बोथ आर द ट्रू स्टेटमेंट, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड वन पर चलते हैं। स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू कहता है इन एशियन टाइम्स सिल्क रूट एंड मैरीटाइम ट्रेड वर क्वाइट प्रोमिनेंट इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड कमोडिटीज फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस। देखिए, प्राचीन समय में जो सिल्क रूट था और मैरीटाइम ट्रेड वर जो क्वाइट प्रोमिनेंट थे ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड कमोडिटीज फॉर द ट्रेडिंग प्रोसेस। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट टू क्या कहती है, इन एशियन टाइम्स गुड्स वर ट्रेडेड बोथ इंटरनली एंड टू द फॉरेन लैंड्स विच जनरेटेड सरप्लस इनकम। ये भी हमारा क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। चलिए फोर्थ वन पर चलते हैं। असर्शन ए क्या कहता है, हुंडी एंड चिट्ठीज प्राचीन समय में फाइनेंशियल टूल होते थे, फाइनेंशियल सोर्स है मनी के, जिसके थ्रू हम गुड्स को खरीदते और बेचते थे। कहता है हुंडीज एंड चिट्ठीज were used as documents to facilitate transfer of money from one hand to another for trading purposes or trading activities। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन क्या है इसका, as an instrument of exchange it involved a contract which warrant and the payment of money and the promise or the order which is unconditional, capable of change through transfer by valid negotiation। तो मैं आपको बता दूं, हुंडीज को हम आज की डेट में बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड ये ट्रांजेक्शन हमारी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज है एक प्रकार का, बिल्कुल सही है। जिसमें बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वारंटी ऑफ द पेमेंट ऑफ मनी या प्रॉमिस होता है या ऑर्डर होता है, जो कि अनकंडीशनल होता है और कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन के थ्रू हम इसमें कुछ अगर चेंज करना चाहे तो कर भी सकते हैं। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, दोनों के दोनों क्या है, ट्रू है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। इन स्टेटमेंट को पढ़िए। असर्शन दिया है देयर वाज ए नीड टू क्रिएट एन इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी। कहता है हमें जरूरत है, देयर वाज ए नीड टू क्रिएट एन इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी, सॉरी, भाई इंटेंजिबल फॉर्म हो किसकी, मनी को एक्सचेंज करने की। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट, एकदम सही है। नेक्स्ट है हमारे पास रीजन में इट वाज सो यानी इससे कनेक्टेड है, इट वाज सो यानी इससे क्या है, कनेक्टेड है। तो डिपेंडेंट स्टेटमेंट हो गई। बिकॉज ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस ईदर बाय लैंड
और सी इन्वॉल्व रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड रॉबरी। देखिए ये इसकी बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन दी गई है। हमें इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी क्यों चाहिए? क्योंकि कारण बता रहा है कि भाई जब ट्रैवलिंग या डिस्टेंस के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वहां पर रिस्क इन्वॉल्व होता है किस चीज का? चोरी का और रोबरी का। तो दैट्स व्हाई इट वाज नीड टू क्रिएट ए इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी। तो दोनों के दोनों डिपेंडेंट स्टेटमेंट है, दोनों की दोनों ट्रू भी है, और दोनों ट्रू है तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन को भी डिफाइन करता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? हुंडी विच लिटरेरी हुंडी विच लिटरेरी मीन्स टू कलेक्ट was written in vernacular language, ठीक है, and facilitated the safe transfer of money between parties and help the promotion of trading activities। तो बिल्कुल हमने ये अभी भी पढ़ा था कि हुंडी क्या है? एक प्रकार का सोर्स ऑफ फाइनेंस है, एक्सचेंज का मोड है, और ये वर्नाकल्चर लैंग्वेज में लिखा जाता है, और सेल्फ ट्रांसफर मनी बिटवीन द पार्टीज एंड हेल्प प्रमोशन ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है? द emergence ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस enhanced commercial operations। कहता है emergence ऑफ कैश ट्रांजैक्शन enhanced commercial operations। ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो कमर्शियल ऑपरेशंस है वो जरूरी नहीं भी कैश ट्रांजैक्शंस के कारण हो, क्रेडिट में भी हम लोग कर लेते हैं, तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। तो ऑप्शन जो है इसका सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको इसको पढ़ना है और आपको करेक्ट अल्टरनेटिव को ऑप्ट करना है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट enjoyed the fruits of favorable balance of trade, whereas where exports exceeded imports with large margins and indigenous banking system benefited the manufacturers, traders, and merchants with additional capital funds for expansion and development। देखिए सॉरी, अगर आप का एक्सपोर्ट वो बड़ा हो किससे? इंपोर्ट से, तो हमें काफी सारा जो है फॉरेन करेंसी हम जो है क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है इस प्रकार का फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कर रहे हैं? इंजॉय कर रहे हैं, जहां पर एक्सपोर्ट्स जो है वो इम्पोर्ट से ज्यादा है और मार्जिन भी हमें इसमें ज्यादा मिल रहा है। जैसे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम जो है, लोकल जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, वो उसको किसको बेनिफिट दे रहा है? मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट दे रहा है, ट्रेडर्स को बेनिफिट दे रहा है, मर्चेंट्स को, बाय प्रोवाइडिंग द एडिशनल कैपिटल फंड फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स लेटर इवोल्व्ड। पहले इंडिजिनियस बैंक थे, उसके बाद ही क्या आए हमारे कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स। ठीक है, सो टू फाइनेंस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर बैंक्स टू प्रोवाइड द बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू फाइनेंस एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही बात है ये भी। उसके बाद ही हमारे पास क्या आए हैं? कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक आए हैं, जिन्होंने हमें ट्रेड में, कॉमर्स में, एग्रीकल्चर बैंक्स आए जिन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की फैसिलिटी एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोवाइड की। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट्स है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली engage in activities related to purchase, production, and or sale of goods and services with a view to earning profits। कहता है बिजनेस वो ऑक्यूपेशन है, वो एक्टिविटी है जिसमें लोग रेगुलरली, बिल्कुल रेगुलरली इसकी एक फीचर है, इंगेज इन द एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन, ये दूसरी हमारी जो है फीचर है इसकी, एंड सेल ऑफ गुड एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तीसरी फीचर हो जाएगी हमारी, विद व्यू पॉइंट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये सारी की सारी बिजनेस की फीचर्स के बारे में रेफर करता है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट टू क्या कहता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। बिल्कुल, बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफाइन करते हुए बताता है कि ये एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है जो हमारी लाइवलीहुड रखने में हमारी मदद करती है। वेयर एज
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी एंड सेंटिमेंट्स एंड पैट्रियोटिज्म एटसेट्रा। तो ये भी एक बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों की दोनों क्या है, हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, देखिए यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो जरूर एक बार बताइए मुझे व्हाट्सएप पर, और करिए मैसेज। मेरा जो है कॉन्टेक्ट नंबर है 9671925624, या फिर आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करिए। और साथ ही साथ मैंने +2 क्लास के जो है एमसीक्यू क्लासेस भी स्टार्ट कर रखी हैं, तो आप उसका मैं जो है 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दैट इज ऑल्सो फॉर हेल्पफुल फॉर द ऑल पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। असर्शन दिया है, ए हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। तो ये क्या होगी, हमारी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, और बाय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉसिंग द रोड, द सेम थिंग, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई ये। आर परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, ये बात तो हम कर ही रहे हैं, तो ट्रू स्टेटमेंट है ये। दे आर डूइंग सो आउट ऑफ लव एंड सिंपैथी, बिल्कुल ये इसके लिए करेक्ट रीजन भी बनता है। ये किसके लिए क्या बनता है, करेक्ट रीजन भी बनता है, तो ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। दोनों ट्रू है, और ये जो कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं। अभी अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए की जाए, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो लव सिंपैथी और सेंटीमेंट और पैट्रियोटिज्म के आधार पर की जाए। तो ऊपर जो एक्टिविटी हो रही है वो नॉन इकोनॉमिक है, और वो क्यों की जाती है, लव और सिंपैथी के बेस पर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। स्टेटमेंट वन क्या कहता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मे बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, नेमली बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ये तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, ये तो कौन सी एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। कौन सी, इकोनॉमिक। तो नॉन इकोनॉमिक लगा दिया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। तो स्टेटमेंट वन क्या है, गलत है। स्टेटमेंट टू और पढ़ लेते हैं। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकन विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन द सोसाइटी। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ये हमारी फॉल्स हो गई, ये हमारी ट्रू हो गई। तो स्टेटमेंट टू क्या है, ट्रू, और स्टेटमेंट वन क्या है, फॉल्स। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। कहता है बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। रीजन क्या कहता है, बिजनेस एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन इधर ऑन स्मॉल एंड इंडिविजुअल लेवल, परचेज एंड सेल बाय द शॉपकीपर, और ये लार्ज स्केल इज मोर फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड लेवल, परचेज एंड सेल बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और द कंपनी। तो देखिए ऊपर बात हो रही है बिजनेस के बारे में, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नीचे भी बात हो रही है बिजनेस के बारे में, लेकिन वो बात क्या कह रहा है कि वो सिंपल बता रहा है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है, अर्निंग द प्रॉफिट्स। और रीजन में क्या कहा है, रीजन ट्रू है, बिल्कुल रीजन ट्रू है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है, डिपेंडेंट है, बट सॉरी इंडिपेंडेंट है। बिजनेस के बारे में ही बात हो रही है तो इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस की सिर्फ एक एक्टिविटी बताई है कि भाई क्या किस तरीके की एक्टिविटी है, क्या करते हैं इसमें। तो इसमें हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, और बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दोनों क्या है, ट्रू है, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। रीजन जो है वो करेक्ट है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन नहीं दे रहा। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन देनी होती तो क्या दी जाती, कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहाँ लिखता बिकॉज ऑफ इन दिस वी विल अर्न द प्रॉफिट्स फॉर अवर लाइवलीहुड। क्लियर, तो इस तरीके का वो रीजन यहाँ पर देता। चलिए ट्वेल्थ देखिए, ट्वेल्थ क्या है। ट्वेल्थ में लिखा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वैल्यू। बिल्कुल, वैल्यूज के लिए हम कहीं ना कहीं बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, ट्रांसफर करते हैं उनका। दूसरा है कुकिंग फूड एंड सेलिंग इट टू अदर्स इज इन ए रेस्टोरेंट इज नॉट अ बिजनेस। ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये फॉल्स है। अगर आप खाना बनाकर रेस्टोरेंट में बेचते हैं दूसरों के लिए, तो ये क्या है, बिजनेस ही है।
तो स्टेटमेंट वन क्या है, ट्रू, और स्टेटमेंट टू क्या है, फॉल्स। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 पर चलिए। रीड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड असर्शन एंड रीजन, और करेक्ट अल्टरनेटिव आपने चूज करना है। चलिए करेक्ट अल्टरनेटिव देखिए। असर्शन क्या कहता है, इफ अ पर्सन सेल्स हिज और हर डोमेस्टिक टेलीविजन सेट एट ए प्रॉफिट, इट विल बी कंसिडर्ड एज ए बिजनेस एक्टिविटी। ये बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी? नहीं, ये क्या है, हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि घर का टेलीविजन बेचना रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। कैसी एक्टिविटी नहीं है, रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। अगर ये रेगुलर एक्टिविटी होती तो हम इसको बिजनेस मान लेते हैं। रीजन क्या कहता है, बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। देखिए रेगुलर बेसिस पर अगर आ गया तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसमें एफ गलत है, और मतलब असर्शन गलत है, और रीजन करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, ए गलत है और रीजन सही है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 पर चलिए। 14 क्या कहता है, असर्शन लिखा है, इफ ए पर्सन सेल्स रेडियो सेट्स रेगुलरली फ्रॉम हिज और हर रेजिडेंस, इट विल बी रिगार्डेड एज ए बिजनेस एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है ये। चाहे वो कहीं से बेचे, रेगुलरली बेच रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा। अब रीजन के बारे में क्या कहा है, बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस, इसका रीजन दिया है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये रीजन बिल्कुल सही दिया है ऊपर वाली स्टेटमेंट के लिए। तो ऑप्शन ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ्रॉम द सुभाष देसर बुक्स। ठीक है, सुभाष दे सर की बुक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप इस बुक को चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप वीडियो लेक्चर के थ्रू इन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। चलिए 15th देखिए क्या कहता है, नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट द प्रॉफिट। कहता है कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर सकता। अब बताइए बिना प्रॉफिट के बिजनेस चल सकते हैं क्या, मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना होता है। तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट हो गई। स्टेटमेंट टू कहता है, नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विद द रिस्क, कि कोई भी बिजनेस रिस्क से दूर नहीं रह सकता। क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई बिजनेस रिस्क रिस्क के बिना रह सकता हो? नहीं, क्या जहां पर बिजनेस होगा वहां रिस्क होगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या था, ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर होगा हमारा। 16 पे चलिए। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। कहता है इंडस्ट्री जो है किससे संबंधित है, प्रोडक्शन से, प्रोसेसिंग से, गुड्स और मटेरियल के। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। ट्रू स्टेटमेंट, एक मिनट होल्ड करिएगा। ये क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड कहता है, कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल, इसमें वो सारे एड्स टू ट्रेड आते हैं जो बिजनेस में हेल्प करते हैं गुड्स को खरीदने और बेचने में। तो ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो बोथ आर द ट्रू स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। स्टेटमेंट वन कहता है, सर्टेन सर्विसेज लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर ऑल्सो रेफर्ड टू एन इंडस्ट्री। भाई कहीं कहीं पर बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, उनको भी हम इंडस्ट्रीज के तौर पे मानते हैं। तो हमने पढ़ा था इंडस्ट्री तीन प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और टर्सरी इंडस्ट्री में बेसिकली ऑल सर्विसेज हमारी शामिल होती है, जिनमें बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज वगैरह शामिल होती है। तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। एक्टिविटीज ऑफ कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स और फिश हैचरी कम्स अंडर द जेनेटिक इंडस्ट्रीज। कहता है ये सब जो है हमारा किस में आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। एक्टिविटीज ऑफ कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्म एंड फिश हैचरीज कम्स अंडर द जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो ये जो है हमारा कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, ये किस में आता है, ये हमारा बेसिकली बिल्कुल जो इंडस्ट्री दो प्रकार की होती है ना, एक तो जेनेटिक इंडस्ट्री होती है, और एक हमारी जो जमीन से हम माइनिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, खोद कर जो हम
कुछ जमीन से कुछ लेते हैं। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या आता है हमारा, पोल्ट्री फार्म्स, यानी कि जहाँ मुर्गी पालन वगैरह करते हैं, ब्रीडिंग फार्म्स और फिश हिस्ट्रीज। तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और जेनेटिक एक्टिविटीज का ही ये पार्ट माना जाता है। तो बोथ आर द ट्रू स्टेट, बोथ आर द ट्रू स्टेट। ठीक है, चलिए 18 पर चलते हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ आयरन्स इन अ इज अ टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री तो सर्विस इंडस्ट्री होती है। क्या होती है टर्सरी इंडस्ट्री? तो हमारी सर्विस इंडस्ट्री होती है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज आर टिपिकली एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज। कहता है जो सीड्स और नर्सरी होती है वो एग्जांपल्स होते हैं किसके, जेनेटिक इंडस्ट्रीज के। तो ये गलत स्टेटमेंट है ये भी। तो बोथ आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बोथ आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये दोनों की दोनों क्या है, हमारी गलत स्टेटमेंट्स है। एक मिनट होल्ड करिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, जेनेटिक इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बार आप समझिएगा कि जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, उसमें हम दो प्रकार की इंडस्ट्रीज को शामिल करते हैं। एक तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज और एक एक्सट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री। तो जो हमारी ये होते हैं ब्रीडिंग फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश हैचरीज, क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार दोबारा देख रहे हैं। ये सब सब इसमें जेनेटिक इंडस्ट्री में आते हैं। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, दोनों बिल्कुल करेक्ट है। और जब 18 की बात करें, सीड एंड नर्सरी, ये भी हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री के पार्ट है। तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर ले। यहाँ पर ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। ये भी हमारा एक प्रकार से आर्टिफिशियल जेनेटिक जो है ना, ब्रीडिंग करना होता है पेड़ पत्तों पौधों की। तो ये भी हमारी क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है। तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको करेक्ट करेंगे एक बार। इसके लिए स्टेटमेंट वन गलत है, टू बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट जो है वन गलत है और टू बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो हमारा क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन था। दोनों की दोनों ही जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में, तो इसमें क्या आता है, इसमें जनरली हमारी खेती बाड़ी आती है, एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। ठीक है, जिसमें हम खेती बाड़ी करते हैं, इसको हम इसमें बेसिकली शामिल करके चलते हैं। जैसे या फिर माइनिंग, सॉरी, इसको, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, माइनिंग वगैरह का काम करते हैं। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है ना, खेती बाड़ी तो हमारी किस में आ जाएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगी। तो यहाँ पर माइनिंग का काम करते हैं, ड्रिलिंग का काम करते हैं, जमीन से रॉ मटेरियल कैलकुलेट निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार करेक्ट करिएगा 18th क्वेश्चन को। 19 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग में बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉमर्स। ये बिल्कुल कॉमर्स के क्या माने जाते हैं, पार्ट माने जाते हैं। कॉमर्स में ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमारी जो है शामिल की जाती है। तो ये बेसिकली क्या हमारे किसका पार्ट है, कॉमर्स का ही पार्ट है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगी। एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, दीज एक्टिविटीज असिस्ट ट्रेड, बिल्कुल बिल्कुल ये भी ट्रू है। जैसे इनकी ये जितनी भी सर्विसेज होती हैं, एज ये इनके बारे में बात हो रही है, एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दीज एक्टिविटीज आर असिस्टिंग द ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो ये बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसके लिए बनती है। तो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 पर चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। कहता द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज रिमूव्ड बाय द ट्रेड, hindrance of person is removed by the trade, thereby making goods available to consumers from the possession और ओनरशिप ऑफ द प्रोड्यूसर्स। तो कहता है जो भाई हिंड्रेंस ऑफ पर्सन होती है वो ट्रेड रिमूव करता है, बिल्कुल। और जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो कंज्यूमर तक अवेलेबल भी कराता है। तो ये बिल्कुल क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। कॉमर्स रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स इधर फिजिकल और वर्चुअल।
भाई कॉमर्स में अगर हम बात करें तो बेसिकली किसकी बात करते हैं, गुड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गुड्स की। तो फिजिकली तो ठीक है, लेकिन वर्चुअली जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्विस हम इसमें बेसिकली वर्चुअल में जो है, मतलब इसको वर्चुअली प्रोवाइड नहीं करते। ये गलत स्टेटमेंट है। क्या कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड गुड्स होती है विद इधर फिजिकल और वर्चुअल। फिजिकल सही है पर वर्चुअल गलत है, तो ये कैसी स्टेटमेंट हमारी, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट जो है वन करेक्ट हो जाएगी और सेकंड क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीफोन फैसिलिटीज may also be regarded as auxiliary to the business activities। कहता है जो पोस्टल सर्विसेज है, टेलीफोन सर्विसेज है, उनको भी हम ऑक्सिलरी टू बिजनेस एक्टिविटी मानते हैं। बिल्कुल ये बिजनेस करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये बिल्कुल सही है। इन फॉरेन ट्रेड कमर्शियल बैंक्स हेल्प एक्सपोर्टर्स इन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द इम्पोर्टर्स। ठीक है, ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो बोथ आर क्या हो जाएंगी, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट में प्योर रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ पॉसिबिलिटीज ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। अब देखिए अगर हम बात करें प्योर रिस्क की, तो दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। दोनों पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। और स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, तो ये स्पेकुलेटिव में भी गलत है, ये भी फॉल्स है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिए गए हैं। दोनों एक दूसरे के क्या दिए गए हैं, अपोजिट दिए गए हैं। जो पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और प्रॉफिट की हो तो वो स्पेकुलेटिव रिस्क माना जाता है, और इसमें केवल लॉस ही लॉस हो तो वो प्योर रिस्क माना जाता है। प्योर मतलब बिल्कुल जिसमें लॉस ही होगा, स्पेकुलेटिव मतलब जिसमें कहीं चांसेस है लाभ के होने के या हानि के होने के। तो ये दोनों अपोजिट दिए गए हैं, दोनों क्या है, गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, द चांस ऑफ फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक आर एग्जाम्पल्स ऑफ द प्योर रिस्क। बिल्कुल ये क्या है हमारा, क्या कहता है कि भाई चांस ऑफ फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक्स आर एग्जांपल ऑफ प्योर रिस्क। अगर हम बात करें प्योर रिस्क की, तो मैंने क्या बात की, जिसमें लॉस होने के चांसेस हो। अगर मान लीजिए आग लग जाए, मान लीजिए आग लग जाए, चोरी हो जाए या हड़ताल हो जाए, तो उसमें हमें लॉस ही होगा, गेन होने के चांसेस जीरो है। तो गेन होने के चांसेस जीरो, तो ये कैसा रिस्क माना जाएगा, प्योर रिस्क माना जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। अब रीजन पर चलते हैं। द ऑकरेंस में रिजल्ट इन लॉस whereas नॉन ऑकरेंस में एक्सप्लेन absence ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। ठीक है, नॉन अक्रेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन, यानी कि लॉस कह रहा है कि जो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट है इसको करेक्ट करते हुए क्या कह रहा है कि अगर ये होंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन अगर मान लो नहीं हुए तो क्या होगा, लॉस नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होगा। है ना, हमने पढ़ा था प्योर रिस्क में कि लॉस ही लॉस होता है, प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, और ये सही होने के साथ साथ ऊपर वाले को एक्सप्लेन भी कर रही है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये इसका करेक्ट रीजन भी है। तो बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन इवन। तो चलिए 24 में भी चलते हैं। क्या कहता है 24, असर्शन ए और रीजन आर दिया गया है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इन मार्केट में सूट अप इट्स प्राइस। अगर मार्केट में रॉ मटेरियल कम हो जाए तो वो इसके प्राइस को बढ़ा देगा। तो बढ़ा देगा तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। हमें पता ही है शॉर्टेज, सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो कम क्यों होती है, क्योंकि उस वक्त प्राइसेस डाउन होते हैं, और प्राइसेस जैसे सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप लोग देखते हैं टमाटर प्याज के भाव, जब इनकी सप्लाई कम हो जाती है तो इनकी प्राइस आसमान को छूने लगते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन, फर्म यूजिंग these raw materials will have to pay more for buying them, एज ए रिजल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज। बिल्कुल ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। और ये एज अ रीजन किसकी वजह से हुआ, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बनती है। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा यहाँ पर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 बताता है कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर जनरली रेफर टू एज सर्विसेज। ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को हम सर्विसेज बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन क्या कहता है इसका, these are in the nature of facilitating the activities relating to industries and
ट्रेड, बिल्कुल इंडस्ट्रीज और ट्रेड में ये हमारी मदद करता है। इंडस्ट्री में ट्रस्ट, इंडस्ट्री के तौर पे, ट्रेड में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के तौर पे, ये भी क्या है, ट्रू है। और ये ऊपर वाले को भी रेफर करता है, क्योंकि दीज के बारे में बात हुई है, मतलब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में बात हुई, तो दोनों डिपेंडेंट है। और ये इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन का भी पार्ट बनता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन दिया है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग आर रिलेटेड टू ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बिल्कुल ट्रू है ये। ठीक है, इनको ऑक्सिलरीज ट्रेड ही बोलते हैं। और रीजन में क्या बताया है, द एक्टिविटीज सपोर्ट नॉट ओनली ट्रेड बट ऑल्सो इंडस्ट्री एंड हैंस एंटायर बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये भी क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। दोनों ट्रू है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन जाएगी। तो बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। 27, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। असर्शन दिया है, कॉमर्स एम्बार्सिज ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो कॉमर्स है वो एम्बार्सिज करता है ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या है हमारा, बेसिकली ट्रू स्टेटमेंट है। क्या मदद करता है ना गुड्स एंड सर्विसेज को फ्री फ्लो करने में, विद द हेल्प ऑफ द एड्स ट्रेड्स या ऑक्सिलरीज ट्रेड्स। रीजन क्या कहता है, कॉमर्स प्रोवाइड्स अ नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर्स। तो ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। दोनों की दोनों ट्रू है, बट ये इंडिपेंडेंटली ट्रू है। तो दोनों इंडिपेंडेंटली ट्रू है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों की दोनों क्या है, ट्रू है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बनेगी। तो ये इंडिपेंडेंटली क्या है, ट्रू है। 28, assertion क्या है, auxiliaries to trade are integral part of commerce in particular and business activity in general। कहता है जो हमारे पास ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड होती हैं या टू ट्रेड होती हैं, वो इंटरनल पार्ट है कॉमर्स का, बिल्कुल। बिजनेस एक्टिविटीज इन जनरल, और बिजनेस एक्टिविटीज का भी जो है कॉमर्स का पार्टिकुलरली इंटरनल पार्ट है, और बिजनेस एक्टिविटी इन जनरल, बिल्कुल सही है, क्योंकि बिजनेस तो कोई भी हो सकता है। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। एक मिनट होल्ड करिएगा। रीजन के बारे में क्या लिखा है, these are activities which facilitates movement, storage, financing, risk coverage, sales promotion of goods। ये जो ऑक्सिलरी ट्रेड है इनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, और एक इनको बताया गया क्या है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ये सारी प्रकार की। तो ये भी क्या है, ट्रू है। ये भी क्या है, ट्रू है। और ये इसी वजह से बिजनेस के लिए जर्नल और कॉमर्स के लिए पार्टिकुलरली इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, आंतरिक पार्ट माना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 पर चलते हैं। ऑक्सिलरीज आर इंटरनल पार्ट ऑफ कॉमर्स इन पार्टिकुलर, ये अभी अभी हम पढ़कर आए थे, तो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, कहता दीज एक्टिविटी हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेस which are arises in connection with the production and distribution of goods and services। बिल्कुल इन्हीं के बारे में बात हो रही है, तो ये भी ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन को भी डिनोट करता है। 30, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। स्टेटमेंट वन क्या कहता है, गिल्ड मर्चेंट्स undertook the task of building temples, made donations by levying a corporate tax on their members। कहता है ये जो है, जो गिल्ड मर्चेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिल्डिंग टेम्पल वेम्पल जो बनाते हैं, डोनेशंस वगैरह करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स ऑन देयर मेंबर्स बाय लिविंग ए कॉर्पोरेट टैक्स ऑन देयर मेंबर्स। तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट्स है। ठीक है, स्टेटमेंट टू कहता है टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व्स सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड एंड प्रोडक्ट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये भी क्या है, स्टेटमेंट है। ये भी क्या है, ट्रू है। तो दोनों ही दोनों ट्रू है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बोथ आर द ट्रू स्टेटमेंट्स। 31, स्टेटमेंट वन क्या कहता है, सच एज हुंडी एंड चिट्ठी वर यूज फॉर कैरिंग आउट ट्रांजेक्शंस अंडर द बार्टर सिस्टम। अब बताइए, जो हमारे पास बार्टर सिस्टम होता है उसमें क्या हम पैसे का यूज करते थे, नहीं। उसमें तो हम क्या करते थे, गुड्स को एक्सचेंज करते थे ना एक दूसरे के साथ। तो ये क्या हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी,
फॉल्स स्टेटमेंट। कहता है इंद्रप्रस्थ was the social junction on the royal road whereas most routes leading to the east, west, south and north convergent। ये भी क्या हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी क्या हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंद्रप्रस्थ was the social junction on royal road where most routes leading to the east, west, south, north converge। ये नहीं था, इंद्रप्रस्थ नहीं था, ये था शायद पाटलिपुत्र, है ना। ये सब पाटलिपुत्र था, इसको एक बार देख के करेक्ट करेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो दोनों की दोनों गलत स्टेटमेंट, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए कॉमर्स इंक्लूड्स बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सच एज ट्रांसपोर्टेशन बैंक। ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। All activities involving the removal of hindrances in the process of exchange are included in commerce। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, ट्रू हो जाएंगे। चलिए, द पॉपुलर एडवर्टाइजिंग tools is the use of press releases in the print and social media platform। कहता है जो पॉपुलर एडवर्टाइजिंग टूल है इज यूज फॉर ऑफ प्रेस रिलीज इन प्रिंट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ये क्या हमारी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है या बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये आपने देखना है। तो एडवर्टाइजिंग टूल जो है क्या वो प्रेस रिलीज इन प्रिंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारा। पॉपुलर एडवर्टाइजिंग टूल इज द यूज ऑफ प्रेस रिलीज इन प्रिंट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ये स्टेटमेंट तो मुझे गलत लग रही है, क्या ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एडवर्टाइजिंग टूल को हम जो है हम ये नहीं कहते द यूज ऑफ प्रेस रिलीज इन प्रिंटेड, ये एडवर्टाइजमेंट के काम आता है बेसिकली, तो ये प्रिंट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमारा शामिल नहीं होगा। सेकंड है एडवर्टाइजिंग आर एंड पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटीज हेल्प इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूडिंग कस्टमर्स। बिल्कुल ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बेसिकली। तो ये क्या है, वन वाली वो फॉल्स हो जाएगी, टू वाली क्या है ट्रू हो जाएगी। तो स्टेटमेंट टू ट्रू है हमारा डी ऑप्शन में, तो 33 का डी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 क्या कहता है देखिए, 34 कहता है एडवर्टाइजिंग आर ऑलवेज पेड एक्टिविटी। ये बिल्कुल सही बात है, एडवर्टाइजिंग हमेशा कैसी एक्टिविटी होती है, पेड एक्टिविटी होती है। बिजनेस ऑक्यूपाइज स्पेस इन प्रिंट एंड नॉन प्रिंट मीडिया टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्रोडक्ट इट्स सर्विसेज। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये प्रिंट और नॉन प्रिंट दोनों प्रकार का मीडिया है। ये क्वेश्चन नंबर 33 में केवल ये बताया था कि इज द टूल यूज ऑफ प्रेस रिलीज इन प्रिंट मीडिया एंड सोशल मीडिया। तो ये प्रिंट और नॉन प्रिंट, प्रिंट एंड नॉन प्रिंट मीडिया दोनों के दोनों में हमारे प्रोडक्ट को क्या करता है, प्रमोट करता है। ये ट्रू स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट टू क्या कहता है, पीआर एक्टिविटीज आर नॉर्मली अनपेड whereas business enters into a strategic communication to build a mutually beneficial relationship। तो ये क्या है, ये भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, तो बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए हमारा इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 पर चलते हैं। 35 क्या कहता है हमें, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन एक पेड मीडिया है और एक अनपेड मीडिया है, मतलब अनपेड सोर्स है। Activities are one of the most important methods of promoting the sale of products and services in the marketplace। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट हो गई हमारी, क्या हो गई ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई। दूसरा क्या कहता है, फॉर प्रमोटिंग सेल्स इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स एंड पब्लिसिटी टूल्स अबाउट देयर फीचर प्राइस एटसेट्रा टू द पोटेंशियल कस्टमर। ये भी क्या है ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि एक पेड फॉर्म है, एक नॉन पेड फॉर्म है। तो प्राइस फीचर्स एटसेट्रा जो है वो पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए महत्वपूर्ण रोल रखती है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएंगी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। स्टेटमेंट क्या कहता है, डॉक्यूमेंट सच एज हुंडी एंड चिट्ठी वर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द ट्रांजैक्शंस इन एशियंट टाइम्स। तो ये बिल्कुल प्राचीन समय में हम चिट्ठी का हुंडीज का ही यूज करते थे, ये क्या है ट्रू स्टेटमेंट है। The term used for activities in which mechanical appliances and technical skills are involved in industry। जब हम बात करते हैं ना use for activities in the mechanical appliances
तो हम उसमें टेक्निकल स्किल्स को शामिल करते हैं इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में। तो ये भी क्या है हमारा ट्रू है, ये भी क्या है हमारा ट्रू है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे हमारी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएंगे। चलिए 37 पर चलते हैं। क्या कहता है 37, सैलरीज आर रिवार्ड ऑफ बिजनेस। नहीं, ये गलत हो जाएगा। फॉल्स, ये किसका रिवार्ड होता है? एम्प्लॉयमेंट का। किसका रिवार्ड होता है? ये एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज ए प्रोफेशन, ये क्या है? ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये एक प्रोफेशन में आता है। तो स्टेटमेंट वन क्या है? गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट टू क्या है? ट्रू हो जाएगी। तो स्टेटमेंट वन गलत हो जाएगी और टू ट्रू हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 38 पर चलते हैं। वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड्स डिटरमाइनिंग देयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी एंटरप्राइजेस। तो ये क्या है? हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड डिटरमाइनिंग देयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोडक्शन। बिल्कुल, वर्कर्स और जो ये है वो क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में और प्रॉफिटेबिलिटी में किसी भी एंटरप्राइजेस के। प्रोडक्टिविटी इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। बिल्कुल, ये भी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। इससे हमारी एफिशिएंसी पता लगती है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? हमारी ट्रू हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। इंडस्ट्रीज में बी डिवाइडेड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज। कहता है इंडस्ट्री को बांटा जा सकता है किसमें? एनालिटिकल, सिंथेटिक इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। तो मुझे एक बात बताइए, जो इंडस्ट्रीज होती हैं क्या उनको इन्हीं दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है? इनको तो हम ब्रॉडली ब्रॉडली अगर बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में नहीं बांटते। ये तो प्राइमरी इंडस्ट्री के दो पार्ट हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगी? हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्रीज। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है हमारा एक सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट माना जाता है। ये कहना था मैं, प्राइमरी इंडस्ट्री का भी एक पार्ट बन सकता है, तो ये गलत हो जाएगा ये भी। ये फोर्थ स्टेटमेंट है। एक्चुअल में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो हमारा कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के पार्ट में आते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। जबकि ये ब्रॉड कैटेगरीज होती है ना? चलिए ये भी गलत है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा दोनों गलत हो गई। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है secondary industries process such as material to produce goods for final consumption by the other industrial units। ठीक है, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है किसी अदर इंडस्ट्रीज के पार्ट को या थर्ड इंडस्ट्रीज के पार्ट को कह सकते हो, या किसी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की व्यवस्था करता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, क्योंकि एक का रॉ मटेरियल हो सकता है दूसरे के लिए, एक का फिनिश गुड्स हो सकता है दूसरे के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर काम करे। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन रिमूविंग द एंट्रेंस ऑफ फंड्स, ये फॉल्स हो गए। क्योंकि फंड्स की प्रॉब्लम कौन दूर करता है? बैंक। कौन दूर करता है? बैंक। तो ये फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन हमारा एक सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 पर चलते हैं। लोअर डिमांड रिजल्ट्स इन लो सेल्स एंड प्रॉफिट्स। कहता है लो डिमांड अगर रहेगी तो हमारी सेल्स कम हो जाएगी। भाई लोग कम खरीदेंगे, कम डिमांड करेंगे तो सेल्स कम होगी, और कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होंगे। तो ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इन द मार्केट में सूट अप इट्स प्राइस। बिल्कुल सही है। ये भी हम सबसे पहले यही क्वेश्चन पर क्या थे ना। दोनों सही है, दोनों की दोनों सही है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 क्या कहता है? नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। बिल्कुल, ऑल दो अमाउंट ऑफ रिस्क में वेराई फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। तो ये कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन हायर द प्रॉफिट चांसेस ऑफ प्रॉफिट, ये भी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट। तो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी? ट्रू स्टेटमेंट। 43 देखिए क्या कहता है। होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे जरूर शेयर करिएगा। और क्लास के लिंक को अगर आपने अब तक शेयर नहीं किया तो क्लास के लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे भी इस क्लास का बेनिफिट ले सके। कहता पीपर वाज पार्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर एंड वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड। पीपर, पीपर समझ लो, पीपल नहीं, पीपर, काली मिर्च, ब्लैक गोल्ड ही माना जाता था। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? ये ट्रू। ठीक है, रोमन एम्पायर में इसको क्या माना जाता था? ब्लैक गोल्ड। तो क्वेश्चन, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? पीपर को कहा जाता है। द टाइप ऑफ इंडस्ट्री which is engaged in breeding the plants and animals for their use for further reproduction is called genetic industry।
बिल्कुल ये जेनेटिक इंडस्ट्री की क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी हमारी, ट्रू हो जाएंगी, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल ये खरीदना और बेचना ही होता है एक प्रकार से। और कॉमर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक्स बिट अमंग द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड मिडलमैन। ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है? ये तो नहीं लगता, ये गलत स्टेटमेंट है भाई, ये गलत स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं है। यहाँ पर कॉमर्स अगर होता तो शायद हमारी बात बन जाती। और कहता है प्रोवाइड्स नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड मिडलमैन, कॉमर्स नहीं, यहाँ पर क्या होता, ट्रेड, तो हमारी बात बन जाती। दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 पर चलते हैं। रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। सही है ये बात, कम तो किया जा सकता है लेकिन एलिमिनेटेड नहीं किया जा सकता। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस हायर द चॉइस ऑफ ऑप्शन, ये भी बिल्कुल सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए 46 पर चलते हैं। द मैरीटाइम यानी समुद्री रूट्स लिंक द ईस्ट एंड वेस्ट बाय सी एंड वर यूज टू फॉर द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस नोन एज स्पाइस रूट। कहता जो समुद्री रास्ता था उसका यूटिलाइजेशन बेसिकली किस पर्पज के लिए किया जाता था, मसालों की ट्रेडिंग के लिए, और इसे स्पाइस रूट के नाम से जाना जाता था। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, इट इज जनरली बिलीव्ड दैट बिजनेस एक्टिविटीज कैरिड आउट फॉर द प्रॉफिट अर्निंग्स, अगर इतना होता तो ठीक हो जाता, ओनली लगा दिया, ये गलत हो, क्योंकि सोशल वेलफेयर को भी हम इसमें फोकस करते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो स्टेटमेंट सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 47 पर चलते हैं। कमर्शियल cities like Harappa and Mohenjo-daro were founded in the year थर्ड मिलेनियम BC। देखिए हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ये आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। An obligation of business firms to contribute resources for solving social problem and work in the social desirable manner is called social responsibility। ये भी क्या हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी क्या हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। जो बिजनेस के ऑब्लिगेशन होते हैं ना, उन रिसोर्सेज के प्रति जो सोशल प्रॉब्लम्स या वर्क इन सोशली डिजायरेबल मैनर करते हैं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही पार्ट माना जाता है। तो बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा। 48, द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच एनालाइज and separate different elements from the same material is called analytical industry। कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम इन्वॉल्व करते हैं, जो एनालाइज करती है सेपरेट डिफरेंट एनिमल्स फ्रॉम द सेम मटेरियल इज कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, उसको एनालिटिकल इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एक मटेरियल से ही अलग अलग एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरीज वगैरह। Auxiliaries to trade are helpful in removal of hindrance in the process of exchange। ठीक है, एक्सचेंज की प्रॉब्लम को ये क्या करते हैं, दूर करने में हमारी मदद करते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो 48 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 49, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, अभी मुझे इसका आप आंसर नहीं देंगे, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 49, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो या किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और होप सो कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सके। और 11वीं क्लास के लिए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप समझ सकते हैं, क्योंकि एज इट इज एवोल्यूशन और एंड बिजनेस का जो टॉपिक है वो यूनिट 1 है हमारी बिजनेस स्टडी में 11वीं क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय।